हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। एक होता है हमारा इनेट इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा होता है हमारा अडेप्टिव या अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर हम बात करते हैं इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की, तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है? इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमारी बॉडी में सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब कि सबसे फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में वो है इनेट इम्यूनिटी। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। जब हम हमारा बर्थ होता है, जब हम बॉर्न होते हैं, हम पैदा होते हैं, उस टाइम से ही ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसके लिए हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्शन का आना या किसी माइक्रोब से हमारा इंटरैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये हमारी बॉडी का एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो बेसिकली ये करता क्या है? ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के बैरियर प्रोवाइड करता है। बैरियर का मतलब है कुछ ऐसी लाइंस, कुछ ऐसे बैरियर्स, कुछ ऐसे मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से माइक्रोब इजीली हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। तो अगर हम बात करें बैरियर्स की, तो बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स। द फर्स्ट वन इज एनाटॉमिकल बैरियर। सबसे पहला है हमारा एनाटॉमिकल बैरियर। दिस इज द प्राइमरी डिफेंस बैरियर। ये हमारी बॉडी का सबसे प्राइमरी डिफेंस, सबसे फर्स्ट डिफेंस जो हमें मिलता है फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम। जो सबसे पहला डिफेंस है जिसकी वजह से माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके, दैट इज द एनाटॉमिकल बैरियर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। इट हैज़ 2 barriers. One is skin and the other one is mucous membrane. Skin and mucous membrane. स्किन जो होती है, इट हैज़ 2 मेन लेयर्स। द वन इज एपिडर्मिस एंड द सेकेंड वन इज डर्मिस। स्किन में एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। तो बेसिकली स्किन क्या है? स्किन हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। थ्रू आउट हमारी बॉडी में स्किन प्रेजेंट होती है। कंटिन्यूस मेम्ब्रेन है जो कि हमें प्रिवेंट कर रही है एक्सटर्नल मीडिया से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ताकि बाहर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो इजीली हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। अगर हमारी स्किन में कहीं कट, वूंड या इंजरी होता है तो वहाँ पे देयर आर मैक्सिमम चांसेस फ्रॉम दैट एंट्री पॉइंट्स माइक्रोब कैन एंटर इनटू आवर बॉडी। तो बेसिकली स्किन में 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो आउटरमोस्ट लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर। इट हैज़ डेड सेल्स। इसमें डेड सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, प्लस केराटिनाइज्ड होती हैं, मतलब केराटिन प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारी स्किन में जो केराटिन है वो यूजुअली हमारे नेल्स में प्रेजेंट है। द सेकेंड वन इज डर्मिस। डर्मिस जो है वो एक थिक लेयर है बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, उस जैसे कि एक ब्लड भी प्रेजेंट है। उसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स, मतलब हमारी बॉडी के जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, वो सिक्रीट करते हैं सीबम, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑयल। और सीबम का जो पीएच होता है वो लाई करता है 3 to 5 के बीच में। दैट मीन्स इट हैज़ एसिडिक पीएच। तो ये भी एक चीज़ है, जो इसका एसिडिक पीएच है, जो हमारे स्वेट का या हमारे ऑयल ग्लैंड से जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है उनका, दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स द माइक्रोब्स। ये भी हमें किससे प्रिवेंट कर रहे हैं? माइक्रोब से। द नेक्स्ट वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली प्रेजेंट होती है हमारे प्रेजेंट एंड कंजक्टिवा, मतलब हमारी आई की लेयर में। उसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, थ्रू आउट आर इंटरनल एसेंशियल इंटरनल ऑर्गन, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज, गैस्ट्रो। तो बेसिकली ये वो पार्ट जहाँ से कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर चांसेस कि आइज़ के थ्रू कुछ चला जाए। रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हम एयर तो इनहेल करते ही हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, हम फूड इनटेक करते हैं, तो इन सब में माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ प्रोटेक्शन के लिए कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन।
ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे सलाइवा में, हमारे टीयर्स में म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, विच कंटेन्स लाइसोजाइम। उनमें कुछ सिक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं। लाइसोजाइम क्या करती हैं, ये वॉश ऑफ कर देती हैं या फिर किल कर देती हैं माइक्रोब्स को। लाइसोजाइम भी एक ऐसा केमिकल, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका पीएच जो होता है वो लो होता है, सो इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली एसिडिक। और म्यूकस मेम्ब्रेन में बेसिकली हमारा सिक्रीट होता है, इन लेयर्स में ना म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। तो जब म्यूकस सिक्रीट होता है तो वो या तो पैथोजन को ट्रैप कर लेता है। अगर सपोज करो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, तो जब एयर जा रही है अगर इसमें कोई भी माइक्रोब्स होंगे वो इजीली यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे ताकि वो इजीली एंटर ना हो सके। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट बैरियर था, एनाटॉमिकल बैरियर, जिसमें विच इज़ अ प्राइमरी डिफेंस सिस्टम। इट हैज़ टू थिंग्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन अगेन हैज़ टू पार्ट्स, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है कंजक्टिवा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। द सेकेंड बैरियर इज, जो हमारी बॉडी का दूसरा बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर कुछ ऐसा बैरियर मतलब जो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पहले से प्रेजेंट है। सो देर आर 3 सच फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फर्स्ट इज टेम्परेचर, नेक्स्ट pH, and the third one is soluble and associated molecules। मतलब कि हमारी बॉडी में पहले से ही कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो बेसिकली हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, या कई ऑर्गेनिजम्स में पहले से हाई टेम्परेचर होता है, या फीवर में भी जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसका फंक्शन क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। तो अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर कर रहा है, हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो एज अ रिस्पॉन्स हमें फीवर होता है, क्योंकि फीवर एक मैकेनिज्म है बॉडी को उन माइक्रोब से किल करने के लिए। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल है जैसे चिकन का जो हाई बॉडी टेम्परेचर होता है वो प्रिवेंट करता है उनको फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ एंथ्रैक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया पीएच। अब हमारी बॉडी में देर आर सर्टेन पार्ट्स वेयर द बॉडी हैज़ एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कहाँ पे होता है, बेसिकली स्टमक में होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा हमने पढ़ा था अभी सीबम में, जिसका पीएच भी 3 to 5 होता है। तो ये एसिडिक पीएच क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है माइक्रोबियल ग्रोथ को। सो दिस वाज अबाउट पीएच। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोल्यूबल एंड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो कि हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि माइक्रोब्स को किल कर देते हैं इन डिफरेंट मैनर्स। सो दीज आर लाइसोजाइम्स, इंटरफेरॉन एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। लाइसोजाइम हमने अभी भी पढ़ा था कि हमारे सलाइवा या टीयर्स में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। तो लाइसोजाइम बेसिकली करता है क्या है, ये क्लीव करता है, ये ब्रेक करता है, क्लीव द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल में आउटरमोस्ट लेयर में एक केमिकल होता है पेप्टिडोग्लाइकन विच इज़ अ पॉलीसेकेराइड। ये उसको ब्रेक करता है, और जब बैक्टीरिया का आउटर वॉल वीक हो जाएगा तो इट इज़ वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय इट। इंटरफेरॉन्स, IFN मतलब इंटरफेरॉन्स, ये हम अभी तक काफ़ी बार इसका नाम सुन चुके हैं। ये हमारी बॉडी में वायरसेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं एंटीवायरल स्टेट। द थर्ड थिंग इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कुछ इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। जब प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ना, उन्हें जाइमोजेंस भी बोलते हैं। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं एंड दे आर एक्टिवेटेड बाय, ये एक्टिवेट हो जाते हैं मेनली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, या फिर ऑन इंटरैक्शन with the cell wall of pathogen।
तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, हमारी बॉडी में ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं और ये कैस्केड ऑफ इवेंट्स में एक्टिवेट होते हैं। जैसे एक एक्टिवेट होगा वो दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा जो कि साइटोटॉक्सिक और एंटीबॉडी मीडिएटेड दोनों होता है। ये मेनली तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारी बॉडी में एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ, जो फॉरेन एंटीजन है, एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तब भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड बैरियर मेथड विच इज़ फिजियोलॉजिकल, जिसमें आता है टेम्परेचर, पीएच और soluble and associated proteins. The third one is inflammatory barrier. तीसरा है हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी बैरियर, मतलब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना। जैसे कहीं भी अगर हमें माइक्रोब वगैरह एंटर करते हैं या मच्छर काटते हैं, चोट लगती है, तो वहाँ पे बेसिकली रेडिशनेस, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो बेसिकली क्या है, जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करेगा, पैथोजन इन्वेजन causes wound और टिश्यू डैमेज। अगर पैथोजन के इन्वेड होने से हमें कोई चोट लग रही है, इंजरी हो रही है, या हमारे सेल और टिश्यू डैमेज हो रही है, तो इन रिस्पॉन्स क्या होगा, जो डैमेज सेल्स हैं, डैमेज्ड सेल्स सिक्रीट सम फैक्टर्स। जो डैमेज सेल्स हैं उनसे कुछ फैक्टर्स, कुछ केमिकल रिलीज होंगे जो स्टार्ट करेंगे एक चेन ऑफ इवेंट्स which prevent the spread of infection। तो बेसिकली वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है, वो माइक्रोब जो है वो और ज़्यादा हमारी बॉडी में स्प्रेड ना कर सकें, और उसी साइड पे उसको इजीली, जो उनकी साइट ऑफ एंट्री है या जहाँ पे उन्होंने टिश्यू डैमेज कॉज करा है, वहीं पे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज फैगोसाइटिक और एंडोसाइटिक बैरियर मेथड। तो फैगोसाइटिस से नाम ही पता है कि फैगोसाइटोसिस हो रहा है, तो हमारी बॉडी में जो हमारे कुछ फैगोसाइटोसिस वाले सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह, वो क्या करते हैं, वो अपटेक करने देते हैं। सो बेसिकली अपटेक, या हम कह सकते हैं इनगल्फमेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल बाय द सेल। और ये सेल्स बेसिकली कौन होते हैं, जो हमारे फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। द फैगोसाइटिक सेल्स आर, these are macrophages, monocytes, neutrophils and dendritic cells. So this was the फैगोसाइटिक बैरियर। इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि फैगोसाइटोसिस होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो भी हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी में जब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी को नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक का मतलब है अगर स्किन है, अगर टेम्परेचर है, तो वो ये नहीं देख रहा है कि वो कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो वो इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ माइक्रोब। अगर एसिडिक पीएच है तो वो हर टाइप के माइक्रोब को ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, सो लेट अस मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब है कि हमारी बॉडी कैसे डिफ्रेंशिएट करती है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ को। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इम्यून रिस्पॉन्स में बेसिकली हमारी बॉडी का काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना और रिस्पॉन्स करना। तो सबसे पहली बात आती है कि वो रिकॉग्नाइज करेगी। कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, कि जो भी एंटीजन है वो सेल्फ एंटीजन है या नॉन सेल्फ एंटीजन है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स और receptors that recognize the molecules that are found on the microbes। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को जो दूसरे माइक्रोब के ऊपर प्रेजेंट है। अब वो जो मॉलिक्यूल्स जो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैन बी soluble or
सेल एसोसिएटेड रिसेप्टर्स। ऐसा भी हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल सेल के ऊपर ही हो एज रिसेप्टर, या सेल के अंदर कोई प्रोटीन्स और केमिकल्स हो जो उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे नॉन सेल एंटीजन्स को। सो बेसिकली अगर हम बात करें, देर आर 4 मेन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए हमारी बॉडी में 4 मेन कैटेगरी ऑफ रिसेप्टर्स है। फर्स्ट वन इज पैम्प्स, second one is PRRs, third TLRs and fourth NK cells. PAMs का मतलब है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न मतलब कि पैथोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। तो ये बेसिकली पैथोजन के पार्टिकल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। उन पैटर्न्स को, तो जो भी पैथोजन होता है उससे रिलेटेड उनके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं। उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ पैथोजन से ही रिलेट करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन आवर सेल्स। ठीक है, और इनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट इज TLR विच इज टोल लाइक receptors, and next is NK cells which are natural killer cells. So these are the basic 4 type of receptors which we have to study. So let us begin with the first one. So the first one is PAM, that means pathogen associated molecular patterns. तो there are certain molecules, हम मतलब कुछ ऐसे molecules हैं जो सिर्फ present होते हैं pathogen की surface पे. So surface of pathogen has multiple copies of various molecules जो कि इट कैन बी शुगर, मतलब कि वो पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं या मोनोसेकेराइड या प्रोटीन्स हो सकते हैं। उसके अलावा इट कैन बी न्यूक्लिक एसिड, उनका कोई DNA कोई RNA हो सकता है, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। जिसको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? इम्यून सिस्टम। तो इसका मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ पैथोजन की सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपोपॉलीसेकेराइड सिर्फ बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, किसी भी ह्यूमन सेल वॉल में या ह्यूमन में तो सेल वॉल होती नहीं है, किसी भी ह्यूमन सेल के ऊपर वो नहीं मिलेगा। द सेकेंड वन इज PRRs which is pattern recognition रिसेप्टर्स। तो हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इन पैम्प्स को। ठीक है, जो मॉलिक्यूल पैथोजन से एसोसिएटेड है उनको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? सर्टेन PRRs। सो बेसिकली PRRs क्या हैं? दीज आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द होस्ट सेल। ये होस्ट के सेल पे होते हैं और ये क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को, मतलब कि रिकॉग्नाइज करते हैं पैम्स को, और फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद ये बाइंड कर जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स के साथ, बाइंड विद द मॉलिक्यूल्स, जैसे कि लिपोपॉलीसेकेराइड, मैनन एटसेट्रा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? एंड देन दे विल इंड्यूस फैगोसाइटोसिस। फिर ये कुछ साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी फैगोसाइटोसिस वाले सेल्स हैं वो अक्यूमुलेट होंगे एंड दे विल इनिशिएट द फैगोसाइटोसिस। अगर हम PRR की बात करें तो देर आर 2 मेन एग्जाम्पल्स ऑफ PRR. द फर्स्ट वन इज LLR विच इज L टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये ना मैनोज बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं, मैनोज बाइंडिंग
रिसेप्टर्स। तो जो मैनो शुगर होती है या मैनन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उनको रिकॉग्नाइज करके उनके साथ बाइंड करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं। दूसरे होते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर्स। स्कैवेंजर रिसेप्टर्स जैसे कि SRA, ये बाइंड करता है लिपोपॉलीसेकेराइड को या फिर लिपोटिकोइक एसिड को। टिकोइक एसिड भी बैक्टीरियल सेल वॉल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो PRR मतलब जो पैथोजन एसोसिएटेड पैटर्न्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? PRRs। तो ये जो पैथोजन एसोसिएटेड है ये माइक्रोब पे प्रेजेंट है और PRR कहाँ प्रेजेंट है? होस्ट सेल पे प्रेजेंट है। द थर्ड वन इज TLR विच आर टोल लाइक रिसेप्टर्स। और ये भी क्योंकि ये रिसेप्टर्स है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये होस्ट सेल्स पे प्रेजेंट है। और ये भी दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ PRR मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। तो ये क्या है? दीज आर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि जिसकी वजह से ये हेल्प कर रहे हैं, ये डिटेक्ट कर रहे हैं वेरियस माइक्रोब्स को लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा बाय देयर मॉलिक्यूलर पैटर्न, उनके मॉलिक्यूलर पैटर्न की हेल्प से। लेकिन इसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्या है? इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। इसके 3 स्ट्रक्चरल डोमेन्स होते हैं। मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें TRRs का तो इसमें मेन 3 चीज़ें प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज LRRs, द सेकेंड थिंग इज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, and the third is cytoplasmic toll receptors. इसके the structure is mainly composed of 3 things. First one is LRR. तो LRR क्या है? leucine rich रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स जिनमें अमीनो एसिड ल्यूसीन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है? वो रिकॉग्नाइज कर रहा है पैटर्न्स को विद डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज। दूसरा प्रेजेंट है ट्रांस मेम्ब्रेन। तो बेसिकली अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ऊपर LRR जो कि सरफेस के बाहर है, होस्ट सेल की बात हो रही है, ये होस्ट सेल की सरफेस है, ये बाहर है। उसके बाद हमारे पास हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। जब यहाँ पे LRR ने रिसेप्टर्स ने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करा तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस विच टुक प्लेस, और वो केमिकल चेंजेस जो है वो एक इवेंट्स के थ्रू फॉलो होते 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 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू वो अंदर पास होते हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक टोल। तो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हो गया सेकंड पार्ट विच आर सर्टेन प्रोटीन मोटिव्स, ये बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। फिर आ जाता है हमारा साइटोप्लाज्मिक टोल रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक टोल रिसेप्टर क्या करेंगे? इनिशिएट सेल सिग्नलिंग। जैसे हमने एक पढ़ा था, मैंने आपको बताया था सेल सिग्नलिंग का एक होता है जैक्स्ट्राइड पाथवे, ऐसे ही देयर आर सर्टेन पाथवेज। जब यहाँ पे हमारे पास साइटोप्लाज्मिक टोल रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जैसे ये एक्टिवेट होंगे तो ये कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, कुछ काइनेसिस को, वो फर्दर नेक्स्ट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, वो नेक्स्ट प्रोटीन को, एंड फर्दर अ जेनेटिक रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड। सो ये इनिशिएट करेंगे सिग्नलिंग इन द सेल थ्रू अडेप्टर प्रोटीन्स। तो अगर हम बात करें TLRs की, टोल लाइक रिसेप्टर्स, ये जो होते हैं दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे फर्स्ट टाइम इसको किस में पढ़ा गया था? दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा गया था। ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन हैव 10 TLRs, ह्यूमन में अब तक 10 TLRs जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। और TLRs जो हैं जैसे ये टोल लाइक रिसेप्टर्स जो हैं ये हमें कहाँ प्रेजेंट मिलते हैं? दे आर फाउंड ऑन जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, ऑब्वियसली द मेन सेल्स आर लाइक T सेल्स, B cells, APCs etc. सो दिस वाज अबाउट टोल लाइक रिसेप्टर्स। तो मतलब कि वो रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करते हैं पैथोजन को ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर पैटर्न, और उनके साथ बाइंड करने के बाद जब इनके रिसेप्टर ल्यूसीन रिच रिसेप्टर जब उनके साथ बाइंड करता है तो एक केमिकल इवेंट्स जनरेट होते हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होते हुए
साइटोप्लाज्मिक टोल रिसेप्टर्स तक कन्वे होते हैं और साइटोप्लाज्मिक टोल रिसेप्टर इन रिस्पॉन्स सिग्नलिंग कंटिन्यू कर देता है। द लास्ट रिसेप्टर्स आर NK, natural killer cells. These are a very important part of innate immunity. Innate immunity का सबसे important part है natural killer cells. So natural killer cells basically होते क्या हैं? These are large lymphocytes. मेनली lymphocytes जो होते हैं वो T cell B cell होते हैं, they are small lymphocytes, but जो large lymphocytes होते हैं वो बन जाते हैं natural killer cell and they constitute nearly 5 to 10% ऑफ लिम्फोसाइट। जितने भी हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट है उसमें 5 to 10% जो होंगे वो नेचुरल किलर सेल्स होंगे। तो ये बेसिकली है क्या? दीज आर नेचुरली साइटोटॉक्सिक टू ट्यूमर्स या फिर कैंसरस सेल्स, प्लस दे किल इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो बेसिकली ये जो नेचुरली हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो क्या है? ये साइटोटॉक्सिक है। अगर बॉडी में कहीं भी ट्यूमर प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएगा, सेल्स जो है उनमें कैंसरस ग्रोथ देखने को मिलेगी या हमारी बॉडी में वायरसेस एंटर कर जाएंगे और इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो NK सेल्स जो हैं वो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो सो एज NK सेल्स। NK सेल्स हैज़ वेरियस साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। अब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन, इन ग्रैन्यूल्स के अंदर देर आर मेनली टू थिंग्स, वन आर परफोरिन प्रोटीन्स एंड द सेकेंड वन इज ग्रैनोजाइम। परफोरेशन मतलब परफोरेशन वर्ड इटसेल्फ मीन्स क्रिएटिंग होल्स, मतलब हैविंग होल्स। तो परफोरिन क्या कर रहा है? एज द नेम सजेस्ट इट कॉजेस या इट प्रोड्यूसेस होल्स in the cell membrane of the infected cell। जो भी हमारी बॉडी का सेल इन्फेक्ट हो गया, लाइक अगर किसी में ट्यूमरस ग्रोथ आने लग गई है, कोई सेल कैंसरस हो गया है, किसी सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो उस सेल के अंदर परफोरेशंस प्रोड्यूस होने लग जाएंगे और फिर उसमें क्या होगा? ग्रैनोजाइम्स एंटर कर जाएंगे। सो ग्रैनोजाइम्स एंटर थ्रू द परफोरेशंस के थ्रू वो सेल के अंदर एंटर करेंगे और क्या करेंगे? एंड कॉजेस एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब कि सेल डेथ। तो ये साइटोटॉक्सिक फंक्शन है। साइटोटॉक्सिक का मतलब ये इट कॉजेज द डेथ ऑफ द सेल, तो ये एपोप्टोसिस करना स्टार्ट कर देंगे। NK सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम उनके ग्रैन्यूल्स के अलावा भी NK सेल्स का काम होता है। NK सेल्स रिलीज सर्टेन साइटोकाइंस, कुछ केमिकल्स भी रिलीज करते हैं जैसे कि इंटरफेरॉन्स। ऑब्वियसली ये एंटीवायरल वायरस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इंटरफेरॉन्स तो रिलीज करेंगे। एंड TNF मतलब कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, तो वो सेल जो ट्यूमर सेल्स को नेक्रोसिस मतलब उसको डेथ कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, फैक्टर विच इन्हांस इम्यून रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग मैक्रोफेजेस। तो बेसिकली ये क्या करेंगे? ये जितने भी साइटोकाइंस हैं ये एक्टिवेट करेंगे मैक्रोफेजेस के, ताकि जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं दे शुड बी इनगल्फ्ड और फैगोसाइटोज्ड बाय द मैक्रोफेजेस। सो बेसिकली अगर हम बात करें, नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो हमारे इनेट इम्यूनिटी का सबसे मेजर पार्ट है। इसका मेनली काम क्या होता है? ट्यूमर्स, कैंसरल सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करना। सो अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नेचुरल किलर सेल्स की, NK सेल्स की, तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या कर रहे हैं? एपोप्टोसिस थ्रू देयर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। इनके ग्रैन्यूल्स अगर रिलीज होंगे तो वो क्या कॉज करेंगे? एपोप्टोसिस। सेकेंड इज ADCC। ADCC का मतलब होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल mediated cytotoxicity।
एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट जो है वो ये CMI जनरेट कर रहे हैं। एंटीबॉडी डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर ये कोई भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो ये उसको रिकॉग्नाइज करके फिर ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो अगर हमारे इन्फेक्टेड सेल्स हैं, इन्फेक्टेड सेल्स हैव सर्टेन एंटीजन, कोई भी उनके ऊपर फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट होगा क्योंकि वो सेल्स इन्फेक्टेड है। अब अगर एंटीजन होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू दैट एंटीजन, और जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो NK सेल्स के पास बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ NK सेल्स होते हैं जिनके पास होते हैं रिसेप्टर्स दैट रिकॉग्नाइज द एंटीबॉडी। वो उस एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और फिर उस टारगेट सेल को जिसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी जनरेट हुई है, उस टारगेट सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल किलर सेल्स रिकॉग्नाइज द एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि एंटीजन के अगेंस्ट बनी है, एंड generate an immune response. The third function is surveillance for presence of ट्यूमर सेल्स। अगर हमारी बॉडी में कोई भी ट्यूमर सेल्स बन रहे हैं, ट्यूमर या कैंसरस सेल्स क्या होते हैं जिनमें मतलब कंटिन्यूएशन वे में वो पॉलिफरेट करते जा रहे हैं, अननेसेसरली उनके अंदर डिवीजन होती जा रही है। तो अगर हमारी बॉडी में अगर ऐसा कुछ भी होना शुरू होगा तो शुरू में NK सेल्स जो है वो इस चीज़ को टू सर्टेन एक्सटेंड जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमारे सेल्स के ऊपर MHC क्लास 1 एंटीजन है जो कि हमारा सेल्फ एंटीजन है। जब ये सेल्स कैंसरस हो जाते हैं तो ये जो MHC एंटीजन है, MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल है, ये इसको लूज़ कर देते हैं। मतलब कि अब जो सेल्स बन रहे हैं उनके ऊपर MHC1 नहीं है, तो ये जो चीज़ थी MHC1, उससे सेल्स हमारी सेल्स को इम्यून सिस्टम हमारे सेल को सेल्फ रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। जब यहाँ पे ये MHC लूज़ हो जाएगा, सो दीज सेल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज सेल्फ, ये भी इसको सेल्फ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, और सेल्फ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो ये उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो NK सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट है ये, और जो फर्स्ट हमारी बॉडी में जनरेट होती है वो। नेक्स्ट, NK सेल्स रिकॉग्नाइज tumor cells and release cytokines like TNF और interferons etc. और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो ट्यूमर सेल्स हैं वो उनके अगेंस्ट जब ये मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, सो अ साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। सो दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी, और इसमें हमने पढ़ा पैटर्न रिकॉग्निशन कि हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी कैसे डिटरमाइन करती है सेल्फ और नॉन सेल्फ को। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे फैगोसाइटोसिस के बारे में, और हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। I hope you are finding the videos useful. Thank you so much for watching.